Put the adding matrices. पुट किया आपने? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए मैट्रिसेस से स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आपके बुक में जो मैट्रिसेस से स्टार्ट होगी वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, ऑब्वियसली ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स, डिटरमिनेंट, वहाँ तक की नॉलेज आपकी अंडरस्टूड है, ठीक है। मतलब वो नॉलेज की आपकी टेस्टिंग 12th में हो चुकी है, ठीक है। तो वो पोर्शन आप एक बार ऐसे ही कैजुअली पढ़ना चाहो पढ़ लो, एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। यदि वो कुछ आना होगा उससे रिलेटेड तो प्रूफ आएंगे। प्रूफ मतलब मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करो, वो प्रूफिंग वाले आ सकते हैं, लेकिन आपको एडजॉइंट निकालने, इन्वर्स निकालने, ये सब नहीं आएगा। वो अंडरस्टूड है कि आपको पहले से ही उसकी नॉलेज है, ठीक है। अब मेन पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से स्टार्ट होता है। सो पुट द हेडिंग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखा आपने? हाँ, राइट डाउन स्टेटमेंट। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, rank of a matrix is denoted by देखिए आर ए या फिर रो ए, या तो ऐसे सिंबल होता है या इन जनरल ऐसे होता है, लेकिन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, maximum number of linearly independent column, maximum number of linearly independent column, या ब्रैकेट में लिखो रो, maximum number of linearly independent column in bracket write down row vectors in A, इन कैपिटल ए, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको रैंक चाहिए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो बेसिकली आपको ये चेक करना है कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं आपके पास और कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। या तो रो चेक कर लिए या कॉलम्स चेक कर लिए, जितने आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स होंगे उतनी ही आपकी रैंक होगी, या जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स होंगे उतनी ही रैंक होगी। कंफर्म? ठीक है। अब लिखिए राइट डाउन। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स, ठीक है, इन ए, या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स इन ए, ठीक है। अब लिखिए रिमार्क। रिमार्क नंबर 1 लिखिए, सपोज कैपिटल ए इज 3/4 मैट्रिक्स। लिखिए सपोज कैपिटल ए इज 3/4 मैट्रिक्स। थ्री इंटू फोर को या 3/4 को, लिखिए देन मैक्सिमम रैंक ऑफ ए, लिखिए देन मैक्सिमम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,4। 3 और 4 में कौन मिनिमम है? 3। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट रोज हो सकते हैं आपके। क्लियर? 3 इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स को या रोज को, एक ही बात, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। मैक्सिमम ये ध्यान रखिएगा, मैक्स वर्ड है, इसको अंडरलाइन करो।
अब मान लीजिए मैट्रिक्स आपकी 2/5 साइज़ की है, तो मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 2। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंडिपेंडेंट रोज हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैट्रिक्स आपकी सपोज 4x6 है, ठीक है। तो मुझे बताइए 4x6 का मतलब 4 रोज हैं, 6 कॉलम्स हैं, मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 4। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आइए रिमार्क नंबर 2। देखिए इफ कैपिटल ए इज जीरो मैट्रिक्स, देखिए इफ कैपिटल ए इज जीरो मैट्रिक्स, देखिए देन रैंक ऑफ ए इज जीरो। यानी कि सिर्फ जीरो मैट्रिक्स की रैंक जीरो होती है, बाकी किसी की भी जीरो नहीं होती। इसका मतलब नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होती है, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी एंड सो ऑन होगी। तो मिनिमम रैंक कितनी हो सकती है? 0। सिर्फ वो जीरो मैट्रिक्स की होती है, बाकी किसी की भी नहीं होती, ठीक है। यदि कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मिनिमम रैंक उसकी 1 होगी। नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मिनिमम रैंक क्या हो सकती है? 1। 1 से नीचे वो नहीं जा सकता, कंफर्म। और जीरो मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। लिखिए रिमार्क नंबर 3, लिखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब जो ए का रैंक होगा वही उसके ट्रांसपोज का भी रैंक होगा। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट रिमार्क नंबर 4, लिखिए रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n, rank of identity matrix of order 2 is 2, rank of identity matrix of order 3 is 3, rank of identity matrix of order n is n, ठीक है। ये 4 रिमार्क आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, बाकी मैं टाइम टू टाइम और लिखवाऊंगा मैं आपको। अब आइए मेथड्स। लिखिए मेथड्स फॉर फाइंडिंग रैंक, राइट डाउन मेथड्स फॉर फाइंडिंग रैंक। इसमें लिखिए फर्स्ट वन, लिखिए फर्स्ट वन डिटरमिनेंट मेथड, एंड सेकंड वन ट्रायंगुलर फॉर्म। sometimes also called Echelon form। ECHELON, Echelon form, ठीक है। पहले हम बात करेंगे डिटरमिनेंट मेथड की। लिखिए डिटरमिनेंट मेथड, पहले तो मैं आपको मेथड थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, ऑल्दो रफली आइडिया आपके पास पहले से भी है। इधर देखिएगा, पहले ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है वो मैं आपसे क्लियर करूँ रैंक की। मेरे पास एक वेक्टर है 1 0, जिसका मीनिंग मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ, लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू 1 0, एंड सेकेंड वन इज 0 2। क्लियर? आप मुझे बताओ ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, ये बात क्लियर। मुझे बताइए हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 2, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट। तो रैंक तो यही कंफर्म हो गई कि रैंक 2 है, क्योंकि जितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं
चाहे आप उसे कॉलम फॉर्म में देखें या रो फॉर्म में देखें, वही आपकी रैंक। तो मुझे बताइए कितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं? 2। तो रैंक कितनी हुई? 2। तो रैंक ऑफ ए तो यहीं से कंफर्म हो गई 2। क्लियर? अब रही बात यदि मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, तो जनरली मैं इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखता हूँ और इसे भी कॉलम मैट्रिक्स में। ये क्लियर? मुझे बताइए कि ये आपकी, यदि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को एक फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 0, नेक्स्ट क्या? 0 1। किस साइज़ की मैट्रिक्स हुई? 2 क्रॉस 2। उसके बाद हम ड्रेमेंट निकालते हैं इसका, 1 0 0 1, क्या आएगा? 1 नॉट इक्वल टू 0। मुझे बताइए ड्रेमेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। लिखे देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ तक क्लियर? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब मुझे बताइए मैक्सिमम रैंक, पहले तो ये बता दिए मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? मैक्सिमम रैंक जो हो सकती है वो मिनिमम ऑफ 2,2 होगी। ये किस साइज़ की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रैंक जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। और 2 उस केस में होगी जब आपके पास जो वेक्टर्स होने चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो रैंक आपकी 2 नहीं होगी। तो 2 नहीं होगी तो क्या 3 हो सकती है? 3 होने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रीज़न रैंक 3 होने के लिए मैट्रिक्स की साइज़ बड़ी होनी चाहिए थी आपकी। तो मुझे बताइए मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? मिनिमम ऑफ 2,2। मिनिमम ऑफ 2,2 क्या हो सकती है? 2। अब मुझे बताइए कि ये दोनों वेक्टर्स जो आपके पास हैं वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से भी ये बात कंफर्म हो गई कि रैंक आपकी 2 है। कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर? इतनी बातें मैंने एक साइड समझाई आपको। एक मिनट इधर, उसके बाद कॉपी कीजिएगा। दूसरा पार्ट मैं आपके लिए पहले तैयार करूं। यहाँ देखिए हमारे पास एक वेक्टर है 1 0 2 0। पहले बताइए ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? क्योंकि सेम लाइन पे, तो सेम लाइन पे होते ही डिपेंडेंट होगी। और रैंक क्या होती है? रैंक होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, डिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो मुझे बताइए ये दोनों तो मिलकर डिपेंडेंट हुए, क्या मैं इसमें से किसी एक को इंडिपेंडेंट कह सकता हूँ? तो बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि 1 0 यदि इंडिपेंडेंट है तो उससे 2 0 ऑब्टेन हो जाएगा। यदि मैं 2 0 को इंडिपेंडेंट मानूँ तो उससे 1 0 ऑब्टेन हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक तो इंडिपेंडेंट जोड़ है, ये बात कंफर्म है। कंफर्म, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको। तो मुझे बताइए ये 1 0 था, ये 2 0 था, कोई एक को तो मैं इंडिपेंडेंट कह सकता हूँ ना। तो मुझे बताइए किसी एक को कह लीजिए जो भी इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास कितने हुए इंडिपेंडेंट वेक्टर्स? सिर्फ एक। और जितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वही आपकी रैंक होती है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए कितनी हुई? 1। ये हुई ज्योमेट्रिकली। अब रही बात यदि मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाऊं तो 1 0 को ऐसे लिख दूंगा और 2 0 को भी ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, इसे मैट्रिक्स में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 0 2 0। ड्रेवेंट ऑफ ए बताओ? ड्रेवेंट ऑफ ए आपकी 0 आएगी। 0 होने पे क्या होता है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? तो ये आपके दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हुए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब मुझे बताइए तो इससे यदि लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो रैंक आपकी 2 नहीं होगी। मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है ये भी बता दी। मैक्सिमम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2,2 होती, मतलब मैक्सिमम रैंक 2 हो सकते थे, लेकिन 2 तो उस केस में होती जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता। यहाँ क्या है? डिपेंडेंट। इसका मतलब रैंक आपकी 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो क्या 3 हो सकती है? तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है? 1
या 0, तो 0 मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है, ठीक है। तो रैंक क्या होगी? ऑब्वियसली 1। समझ में आ गई बात? यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, सिंस 0 मैट्रिक्स हैज़ रैंक 0, ठीक है। तो 0 होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसलिए हमने इसे 1 का। अब आप इसे कॉपी कर लो। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखो जरा। मैंने आपको रैंक पहले ज्योमेट्रिकली समझाई, कैसे समझे आप? पहले तो ये देखिए ज्योमेट्रिकली, ध्यान रखिएगा, मैं R2 में समझाता हूँ आपको, R3 में नहीं समझा सकता, क्योंकि R3 का डायग्राम मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकता, 3 डायमेंशनल डायग्राम। मुझे बताइए कि सबसे पहले जो वेक्टर्स आपके पास हैं वो चेक करो कि आप इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, चाहे वो रो फॉर्म में लिखो या कॉलम फॉर्म में लिखो, वही आपकी रैंक होती है। तो यही हमें पता चल गया कि रैंक तो 2 है। अब आइए प्रॉपर मेथड। आपने इन दोनों वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिया, इसको, और फिर आपने मैट्रिक्स बना ली। क्लियर इतनी बात है? किस साइज़ की मैट्रिक्स हुई? 2 क्रॉस 2। अब मुझे बताइए मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? मैक्सिमम रैंक आपकी 2 हो सकती है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। उसके लिए डिटरमिनेंट निकालोगे आप। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नॉट इक्वल टू 0 होते ही बात कंफर्म हुई कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती थी, इंडिपेंडेंट होते ही 2 कंफर्म हो गई आपकी, ठीक है। क्लियर बात? ये बात मैंने यहाँ लिख दी। दूसरे केस में आई, पहले ज्योमेट्रिकली, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपके? डिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा डिपेंडेंट हैं क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, और वैसे भी एक लाइन पे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो इंडिपेंडेंट है ही, चाहे आप इसे ले लो या इसे ले लो। इसे लोगे तो इसको ट्वाइस करोगे तो ये आ जाएगा, और इसे लोगे तो कोई एक तो इंडिपेंडेंट है ही। तो रैंक ऑफ ए तो वैसे ही समझ में आ गया कि 1 है। ज्योमेट्रिकली तो आपको समझ में आई गई, मैट्रिक्स फॉर्म में निकाला तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आई, लीनियरली डिपेंडेंट हुई। यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होते ही रैंक आपकी 2 नहीं होगी। भाई रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती थी, और डिपेंडेंट होते ही 2 नहीं है, इंडिपेंडेंट होते ही रैंक 2 कन्फर्म है। अब मुझे बताइए मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है? मैक्सिमम रैंक ऑफ ए 2 हो सकती थी, जिसमें 2 तो हुई नहीं, तो 1 इसलिए होगी क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अब आप कॉपी कर लो, और मेरे हिसाब से आपको एक तरह से मेथड भी समझ में आ गया कि क्या करने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिकली कुछ भी नहीं समझाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन में होंगे। अब हो गया? अब भाई अब कोई ज्योमेट्री नहीं, तो अब सीधा क्वेश्चन।
देखिए ए इज इक्वल टू 147, ये हमारी एक वेक्टर रही होगी। ऑब्वियसली वेक्टर किसकी रही होगी? R3 की। ठीक है, नेक्स्ट 258, नेक्स्ट 369, किस साइज की मैट्रिक्स है? मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? लिखिए मैक्सिमम रैंक ऑफ ए is equal to minimum of 3, 3 which is 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब रही बात मैक्सिमम रैंक 3 का मतलब ये हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास 3 रो वेक्टर हैं, 3 कॉलम वेक्टर। क्लियर? रो वाइज देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात हमें पता चल गया कि हमारे पास रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। अब रही बात रैंक 3 होगी या नहीं होगी, इसके लिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। ठीक है, क्लियर? तो निकालिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए 147, 258, 369 क्या आएगा? 1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35। इज इट माइनस 3 प्लस 12? और इज इट माइनस 9? दैट इज 0। 0 है। लेकिन देयरफॉर क्या कंफर्म हुई, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? लेकिन देयरफॉर लीनियरली डिपेंडेंट। ये बात क्लियर? डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि रैंक आपकी 3 नहीं है। लेकिन देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ऑब्वियसली 3 से लेसर, 3 से ग्रेटर नहीं। इसे और क्लियरली लिख ली, दैट इज रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। 3 से ग्रेटर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो और क्लियरली की लिखिए, दैट इज रैंक ऑफ ए क्या क्या हो सकती है? या तो 2 या 1 या 0। कोई प्रॉब्लम? अब रही बात 3 के बाद 3 नहीं होगी तो 2 होगी या नहीं होगी, ये बात यानी कि। और 2 के बाद 1 का टर्न आएगा, उसके बाद 0 का टर्न आएगा। ये नहीं कि हम 3 के बाद सीधे 0 पे चले जाए। 3 के बाद हम ये चेक करेंगे 2 की पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब 2 की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसके लिए आप इस मैट्रिक्स को 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। 2/2 मतलब इसे लोग कहते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का छोटा पार्ट दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। तो आप इस मैट्रिक्स को 2/2 में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? एक रो या एक कॉलम डिलीट करनी होगी आपको, सॉरी 1 रो एंड 1 कॉलम डिलीट करनी होगी। आप मुझे बताओ हमारे पास कितने रोज़ है? 3। तो या तो मैं फर्स्ट रो डिलीट कर दूं या सेकंड रो डिलीट कर दूं या थर्ड रो डिलीट कर दूं। कितने कॉलम्स हैं? 3। तो या तो फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। ठीक है, तो मुझे बताइए सब मैट्रिक्स हमारे पास कितने होंगे? सब मैट्रिक्स जो होंगे वो रो डिलीट करने के 3 मेथड हुए, 3 वेज हुए रादर से, और कॉलम डिलीट करने के भी 3 वेज हुए। बीच में एंड लगा हुआ है क्योंकि रो एंड कॉलम डिलीट करना है। तो एंड में हमेशा इनटू होता है, और में हमेशा एडिशन होती है। तो 1 रो एंड 1 कॉलम डिलीट करनी होगी 2/2 मैट्रिक्स के लिए। तो मुझे तो ये रो डिलीट करने के कितने वेज? 3 वेज। कॉलम डिलीट करने के कितने वेज? 3 वेज।
इसका मतलब सब मैट्रिक्स जो होगी वो हमारे पास होगी 3 इंटू 3, दैट इज़ 9। कन्फर्म, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात जो सब मैट्रिक्स होती है उसके हम डिटरमिनेंट को कहते हैं माइनर। आपने सुना होगा ना माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो जो सब मैट्रिक्स होगी उसके डिटरमिनेंट को हम क्या कहते हैं, माइनर। ऑब्वियसली 2x2 मैट्रिक्स हो गई तो हम उसे कहेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो हम जनरली सब मैट्रिक्स नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं सीधा कि माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हमें कंसिडर करना है। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, कंसिडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, सीधा सीधा लैंग्वेज, कंसिडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। मुझे ऑर्डर 2 का माइनर चाहिए, या क्लियर। अब रही बात ऑर्डर ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 चाहिए, तो आपको ही मालूम है एक रो और एक कॉलम डिलीट करनी होगी आपको। तो लिखिए ब्रैकेट में वी हैव 3C1, कॉम्बिनेशन लिखने आता है ना, 3C1 इंटू 3C1 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 दैट इज 9, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2, ब्रैकेट क्लोज। मतलब हमारे पास 9 माइनर्स ऑर्डर 2 के होंगे। कितने माइनर्स? 9, ठीक है। यदि इसमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो हुआ, 9 में से कोई एक नॉन ज़ीरो हुआ, तो ये बात कंफर्म है कि रैंक 2 कंफर्म हो जाएगी आपकी। नॉन ज़ीरो होने पे रैंक 2 कंफर्म होगी। यदि 9 के 9 ज़ीरो हो जाए तो फिर रैंक 2 नहीं होगी, या तो रैंक 1 होगी या 0 होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। कितने माइनर्स ऑर्डर 2 के हैं? तो पहले 9 माइनर्स ऑर्डर 2 के, इसमें से एक भी नॉन ज़ीरो हुआ 9 में से, तो रैंक आपकी 2 कंफर्म है। यदि 9 के 9 ज़ीरो हो जाए तो फिर रैंक 2 नहीं होगी। ऑब्वियसली रैंक आपकी 2 नहीं होगी तो 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, रैंक या तो 1 होगी या 0 होगी। क्लियर है बातें? और आपके नॉलेज में पहले से ही है ज़ीरो मैट्रिक्स की ही रैंक सिर्फ 0 होती है, तो उस केस में आपकी रैंक 1 हो जाएगी। 9 के 9 यदि 0 हुए तो, और 9 में से एक भी नॉन ज़ीरो हुआ तो फिर रैंक 2 है, ठीक है। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट स्लाइड, कोई एक माइनर मुझे बताइए। इधर देखिए, मैंने ये माइनर लिया, ये वाला, तो उसके लिए कौन सा रो डिलीट किया? थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो मुझे बताइए यदि हम ये लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 5 ज़ा 5 माइनस 8, इज इट -3? तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2, लिखिए दैट इज, कौन सा लिया आपने? देखिए दैट इज, कौन सा लिया हमने? 1 2 4 5। कौन सा डिलीट किया इसके लिए? हाँ, हमने डिलीट किया थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आ जाएगी 5 -8 -3 नॉट इक्वल टू 0। 9 में से एक भी नॉन ज़ीरो निकले तो रैंक आपकी 2 कंफर्म है। लिखिए देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ गई? एक रिमार्क यहाँ लिख ली, लिखिए एफ ऑल 9 माइनर्स, 9 ही है ना हमारे पास, लिखिए एफ ऑल 9 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 वर 0, लिखिए देन रैंक ऑफ ए
इज लेस देन 2, लिखे देन रैंक ऑफ ए वुड बी लेस देन 2, लिखे देन रैंक ऑफ ए वुड बी लेस देन 2, दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। वन क्यों? कि ज़ीरो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ज़ीरो? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको लिखवाई, ये बात ध्यान रखिएगा। इफ ऑल 9 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 वर 0 then rank of A would be less than 2, that is rank of A would be 1। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको कि 1 कब होगा? रही बात 0 कब होगा, तो 0 तो मैंने आपको क्लियरली कहा सिर्फ 0 मैट्रिक्स की होती है। नेक्स्ट सही, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर क्लियर करेंगे हम बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 3 6 9। किस साइज की मैट्रिक्स है हमारी? मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? देख लीजिए, मैक्सिमम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब रही बात 3 होगी या नहीं होगी, इसके लिए डिटरमिनेंट निकालोगे। निकालो डिटरमिनेंट। 1 इंटू क्या आ जाएगा? 36 माइनस 36 माइनस 2 इंटू क्या होगा? 18 माइनस 18 प्लस 3 इंटू 12 माइनस 12। इज इट 0? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट? लिखे देयरफॉर लीनियरली डिपेंडेंट। मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती थी? 3, तो 3 तो अब हुई नहीं, लिखे देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। बाय नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ऑब्वियसली लेस देन 3। बाय 3 नहीं हुई, ये बात कंफर्म है, तो ऑब्वियसली 3 से लेसर। क्या क्या हो सकती है? या तो 2 या 1 या 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब रही बात रैंक 2 होगी या नहीं होगी, इसके लिए माइनर ऑफ ऑर्डर 2 कंसिडर करना होगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2। बाई 3 तो नहीं हुई, तो 3 से लेसर कौन सा आएगा? 2 का टर्न आएगा, उसके बाद 1 का टर्न आएगा, उसके बाद 0 का टर्न आएगा। देखिए कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2। मुझे बताइए हमारे पास कितने माइनर्स हैं ऑर्डर 2 के? ब्रैकेट में लिखिए वी हैव 3c1 इंटू 3c1 इज इक्वल टू 9 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2। अब मेरी बात सुन लीजिए, यदि 9 में से एक भी नॉन ज़ीरो निकला तो रैंक क्या है? 2 है। और 9 के 9 ज़ीरो हो गए तो रैंक 2 नहीं होगी, ऑब्वियसली 1 होगी। तो एक एक करके आइए। पहले हम डिलीट करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या आएगा मुझे बताते चलिएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद क्या आएगा? 1 2 2 4। लिखो 1 2 2 4। क्या आ गई? इज इट 0? कौन सा रो डिलीट किया आपने? अब एक कोई कॉलम पकड़ लो, थर्ड रो ही डिलीट करेंगे, लेकिन आप सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे। क्या आएगा? लिखते जाओ। सेकंड कॉलम आप लिखना फटाफट। 1 2 3 6। 1 2 3 6 लिखो। 1 2 3 6
इज इट 0? नेक्स्ट कौन सा पिक किया आपने? हाँ, फर्स्ट कॉलम डिलीट करो। क्या आएगा? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 3 4 6 2 3 4 6 इज इट 0? अब आओ नेक्स्ट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आप ही बताओगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा? 1 2 3 6 1 2 3 6। कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 3 9 1 3 3 9 इज इट 0? अब नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 3 6 9 2 3 6 6 9 इज इट 0? तो अभी हमने इस वाले में क्या किया था? थर्ड रो, इधर देखिए एक एक करके मैं रिपीट कर देता हूँ। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो देखते ना, चेक करते जाओ। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है अब आओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बताओ क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 4 3 6 2 4 3 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट। ये यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो डिलीट है। 2 6 3 9 2 6 3 9 इज इट 0? नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 6 6 9 4 6 6 9 9 के 9 0 हो गए, 0.5 हैं, लेके therefore the rank of A is not equal to 2, that is rank of A is less than 2. Not equal to 2 means always less than 2. मुझे देखिए लेस देन 2 में कौन कौन सा नंबर है? एक 1, दूसरा क्या है? 0। तो लेस देन 2 में रैंक ऑफ ए आपकी 1 कन्फर्म है, लेकिन therefore रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 सिंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ब्रैकेट में लिखिए सिंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब रही बात, मेरी बात सुन लीजिए जरा, क्योंकि सारी बातें मैंने आपको समझा दी, तो एक बात और समझा देता हूँ। क्योंकि रीज़न अधिकतर तो वो रीज़न पूछेंगे आपसे कि ऐसे प्रोसीजर अब नहीं आता है इन जनरल कि ऐसे निकालो, रैंक निकालो, ये निकालो। वो बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आप इंट्रिकेसीज समझ रहे हो या नहीं। मुझे बताइए, हमारे पास यहाँ 3 वेक्टर्स थे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ। 3 वेक्टर्स थे, ठीक है, उसका मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती थी। हमने डिटरमिनेंट निकाला तो 0 आई, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे पास जो 3 वेक्टर्स थे, चाहे आप रो में देखें या कॉलम में देखें, वो डिपेंडेंट है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि रैंक 3 नहीं है। तो 3 नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगी, या तो 2 होगी या 1 होगी। उसके लिए हमने देखा माइनर ऑफ ऑर्डर 2। क्या देखा? माइनर ऑफ ऑर्डर 2। मैंने क्या कहा कि 9 माइनस ऑर्डर 2 के हमारे पास एक भी नॉन ज़ीरो निकलेगा तो रैंक 2 कंफर्म हो जाएगी। तो मुझे बताइए 9 में से हमने चेक किया तो पता चला कि हमारा ये नॉन ज़ीरो है। अब रही बात रैंक ऑफ 2, रैंक ऑफ ए यहाँ 2 क्यों हो जाती है? ये बात समझने वाली बात। रैंक इसलिए 2 हो जाती है क्योंकि रीज़न ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होगा। इधर देखिए, मुझे बताइए मैं इस वेक्टर को कितने टाइम्स कर दूं ये आ जाएगा? नहीं आएगा। या इस वेक्टर को कितने टाइम्स कर दूं कि ये आ जाएगा? नहीं आएगा ना। क्लियर?
तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट। और जितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वही आपकी रैंक होती है। इसलिए हम देखते हैं कि एक भी क्या हो, माइनर क्या हो, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो होते एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे। समझ में आ गई बात। और यदि स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंट जरूर होगी। और इंडिपेंडेंट होने पे 3 वाला हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इंडिपेंडेंट है, तो इसके बाद 2 वाला इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन ज़ीरो ढूंढा जाता है। अब यहाँ आ जाइए दूसरे वाले केस में, जस्ट अ मिनट। यहाँ आई 1 2 3 2 4 6 3 6 9। आप देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ज़ीरो है। जितने भी माइनस ऑर्डर 2 के देखे सबके सब ज़ीरो है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि रैंक इस केस में क्या है, 1 है। अब रही बात 1 क्यों है और उसमें क्यों नहीं था, मुझे बताइए। इस वेक्टर को हम कितने टाइम्स करेंगे ये वेक्टर आ जाएगा 2 टाइम्स। इसका मतलब, और इस वेक्टर को कितने टाइम्स करेंगे ये वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब इन 3 में से कोई एक ही आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर, या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, चाहे आप रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बात वही है। इधर देखो, यदि मैं इसे कितने टाइम्स करूंगा कि ये वाला आ जाएगा 2 टाइम्स। इसे कितने टाइम्स करूंगा कि ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वो डिपेंडेंट वेक्टर्स, इसलिए 9 के 9 माइनस आपके ऑर्डर 2 के 0 हो गए। रीज़न ये था। ठीक है, 9 के 9 आपको दिखाने पड़ेंगे। क्लियर, वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, वो तो टेक्निकलिटीज़ आएगी उसके अंदर। तो लेकिन हम क्यों निकाल रहे हैं ये समझ में आ रहा है आपको। 9 हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कोई भी वेक्टर हमारे पास ऐसा तो नहीं है जो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। तो जैसे ही स्केलर मल्टीपल नहीं होगा तो कोई ना कोई एक माइनर ऐसा जोड़ होगा जो क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो नॉन ज़ीरो होते ही रैंक हमारी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, और यदि सारे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है तो 9 के 9 ज़ीरो होंगे। बेसिक कंसेप्ट ये। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो सारे यदि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो गए तो सब के सब ज़ीरो हो गए। तो इसका रैंक 2 नहीं है। 2 नहीं है तो ऑब्वियसली 1 तो कंफर्म है ही, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स आपकी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अब आ जाइए नेक्स्ट। सब है, एक दूसरे को डिटरमिनेंट देखते जाओ। तो आपने गलत लिखा होगा कोई ना कोई। कहाँ है 4 6? 4 6 नहीं है, 4 9 है, ये 6 6 है। नेक्स्ट 2 9 है, 6 3 है। 4 6 क्यों नहीं, 4 6 6 9 में रिलेशन नहीं है, बिल्कुल रिलेशन है। आप इसे कितने टाइम्स करोगे, 3/2 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा। वो तो होना ही होना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी नहीं है ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल वाली बात। अब आइए नेक्स्ट। लिखिए a इज इक्वल टू 082 6 - 73 611 602। किस साइज की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस कितने रो हैं, 3 क्रॉस 4। मुझे तो ये मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, लिख लिए मैक्सिमम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3, 4। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट आपके वेक्टर से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3, चाहे वो रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप। ठीक है, मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं आपके, चाहे रो पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए या कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए। इतनी बातें क्लियर। अब मुझे बताइए कि आपके पास किस साइज़ की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 4। तो हम इसका डिटरमिनेंट तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि डिटरमिनेंट किसकी निकलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है। तो मुझे इस मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 बनाना होगा।
क्या बनाना होगा? 3 क्रॉस 3 उसके लिए हमें एक कॉलम डिलीट करनी होगी। क्या करनी होगी? कॉलम डिलीट। क्योंकि डायरेक्ट तो हम डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते। पिछले 2 केसेस में आपके स्क्वायर मैट्रिक्स थे, इसमें नहीं है, तो आपको एक कॉलम डिलीट करनी होगी। यू हैव टू डिलीट 1 कॉलम। कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? 4 तो इसका मतलब एक कॉलम डिलीट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ वेज कॉलम डिलीट करने के कितने होंगे? ऑब्वियसली 4। 4 या तो फोर्थ कॉलम डिलीट कर दो, या 3 या थर्ड, या सेकंड, या फर्स्ट। लिखिए ब्रैकेट में, पहले लिखिए कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3, उसके बाद ब्रैकेट में कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3। कंसीडर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब हम इस मैट्रिक्स को पहले 3x3 सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 3x3 सब मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी के डेरिवेटिव को हम कहते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है। अब मुझे बताइए 3x3 वाले जो माइनर्स होंगे वो हमारे पास ऑब्वियसली 4 है। 4 क्यों? या तो फोर्थ कॉलम डिलीट कर लो, ठीक है। या थर्ड डिलीट कर लो, या सेकंड डिलीट कर लो, या फर्स्ट डिलीट कर लो। ठीक है। क्लियर? तो मुझे बताइए 3x3 के कितने माइनर्स हुए? 4 मतलब ऑर्डर 3 के 4 माइनर्स हुए। ब्रैकेट में लिखिए वी हैव 4c1 इज इक्वल टू 4 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है यहाँ तक? अब रही बात, यदि चारों के चारों माइनर ऑर्डर 3 के 0 हुए ठीक है। तो फिर रैंक आपकी 3 नहीं होगी, वो 2 है क्या बनना है? वो तो बाद की बात है। और यदि इन 4 में से एक भी नॉन ज़ीरो निकल गया तो 3 हो जाएगी। तो रैंक 3 हो जाएगी। अब मुझे बताइए कौन सा कॉलम आप डिलीट करना चाहते हो सबसे पहले? फर्स्ट। फर्स्ट। तो कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 लिख लिया ना आपने? लिखिए दैट इज, कौन सा डिलीट कर रहे हो? तो लिखो 6 -7 3 6 1 1 6 0 2। ब्रैकेट में लिखो साइड में बाय डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम। अब निकालो उसका डिटरमिनेंट। लिखो 6 हो जाएगा 1 into 2 दैट इज़ 2 -0 -6 हो जाएगी -14 -0। नेक्स्ट +6 क्या आ जाएगा? -7 -3 कितनी हो जाएगी? इज इट 12 +84 माइनस कितना? 60 -7 -3 कितना होता है? -10। इज इट -60 ना? कितनी हो गई है? 36 नॉट इक्वल टू 0। अब यही बात, यदि ये 0 हो जाता तो फिर आपको सेकंड कॉलम डिलीट करनी पड़ती। अच्छा, माइनर नहीं जाता। मेरी बात सुन लो जरा एक बार फिर से। अभी हमने कौन सा डिलीट किया था? C1 पहले तो ये लिख लो, नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। लिखो देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमारे पास रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती थी, तो हमने जैसे ही फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो उसके बाद जो 3 वेक्टर्स बचे वो आपस में क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जितने आपके इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वही आपकी रैंक होती है। इसका मतलब रैंक कितनी हुई? 3। लिख लीजिए रैंक 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब रही बात, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब होती? मान लीजिए ये हमने फर्स्ट कॉलम डिलीट किया ठीक है। और डिलीट करने के बाद यदि ये 0 आ जाए, ठीक है। ये वाला अभी तो नहीं आया, आ जाए 0 तो फिर मुझे सेकंड कॉलम डिलीट करनी होगी। यदि वो भी 0 आ जाए तो उसके बाद मुझे थर्ड कॉलम डिलीट करनी होगी, वो भी 0 आ जाए। उसके बाद मुझे फोर्थ कॉलम डिलीट करनी होगी, वो भी 0 आ जाए।
यदि चारों के चारों ज़ीरो आ जाए तो फिर मुझे ये लिखनी होगी कि रैंक 3 नहीं होगी। रैंक 3 नहीं होगी तो रैंक कितनी हो सकती है, या तो 2 या 1 या 0। उसके बाद हमें कंसिडर करना होगा, कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। अब रही बात माइनर ऑफ ऑर्डर 2 कितने हो सकते हैं, 9, इतनी जल्दीबाजी नहीं। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए हमें 2 कॉलम डिलीट करने होंगे, 2 कॉलम। मान लीजिए डिलीट कर दिया और 1 रो भी डिलीट करना होगा। तो मुझे देखिए कॉलम डिलीट करने के कितने वेज, 4C2 वेज, क्योंकि 4 कॉलम। रो डिलीट करने के कितने वेज, 3 रो हैं, तो इसका मतलब रो तो एक ही डिलीट करनी है आपको, 3C1। तो कॉलम डिलीट करने के 4C2 वेज एंड रो डिलीट करने के 3C1 वेज। सर एक तो पहले से डिलीट कर चुके हैं। अरे वो डिलीट तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 के लिए डिलीट किया था तुमने, अच्छा, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए अलग डिलीट होगा, 2 रोड। ठीक है, क्लियर। वो उस केस में डिलीट होगा जब चारों के चारों माइनर ऑर्डर 3 के 0 हो जाए, अच्छा, तो फिर हम माइनर ऑफ ऑर्डर 2 पे जाएंगे। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 में जाने का मतलब हो गया कि हम सब मैट्रिक्स 2x2 देखेंगे। अब पहले तो ये सोचना होगा सब मैट्रिक्स 2x2 कितने होंगे। तो मैंने क्या कहा, कॉलम डिलीट करने के 4C2 वेज, रो डिलीट करने के कितने वेज, 3C1 वेज, रो एंड कॉलम डिलीट करने के कितने वेज, 3C1 इंटू 4C2, दैट इज़ 3 इंटू 6। 3C1 3 होता है, 4C2 6 होता है, तो 3 इंटू 6 कितने हो गए, 18 वेज। तो इसका मतलब 18 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 होंगे। यदि उसमें से एक भी नॉन ज़ीरो निकला ठीक है, तो रैंक आपकी 2 कंफर्म हो जाएगी। हाँ, और यदि 18 के 18 ज़ीरो हुए तो फिर रैंक 2 नहीं होगी, ऑब्वियसली रैंक 1 होगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। अब लिख लीजिए, ये मार्क मैं आपको रिमार्क में लिखवा देता हूँ। यानी कि रिमार्क वाला इंफॉर्मेशन जब आप क्वेश्चन में ट्रैप हो गए तो आपके काम आएगा। लिखिए रिमार्क नंबर 1, लिखिए वी हैव 4 minors of order 3 in this case. 4 minus of, लिखिए we have 4 minors of order 3 in this case. इस केस में 4 माइनर्स ऑर्डर 3 के हमारे पास, ठीक है। यदि चारों के चारों 0 हो जाए, लिखिए इफ ऑल 4 were 0, लिखिए देन रैंक ऑफ ए would be less than 3, would be क्या, less than 3, क्योंकि मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती थी, would be less than 3, ठीक है। लिखिए दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और 1 और 0। क्लियर यहाँ तक। लिखिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या कंसिडर करना होगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। लिखिए नेक्स्ट लाइन में कंसिडर, लिखिए देन कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि ये माइनर ऑफ ऑर्डर 2 तब जाएंगे आप जब आपके चारों के चारों माइनर ऑर्डर 3 के 0 हो जाए, तो आपको माइनर ऑफ ऑर्डर 2 पे जाना होगा। चारों 0 होने के बाद ही, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब रैंक आपकी 3 नहीं है, ऑब्वियसली 2 या 1 या 0 होगी। तो ऑब्वियसली 3 के बाद ऑब्वियसली 2 का टर्न आएगा। तो रैंक ऑफ ए 2 कब होगा, तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए इन दिस केस वी हैव 4C2 into 3C1
इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ ऑर्डर 2 माइनस ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? 18 माइनस ऑर्डर 2 के। अब यदि इसमें से एक भी नॉन ज़ीरो निकला, लिखिए इफ at least one of the minor of order 2 were non-zero, at least one of the minor of order 2 were non-zero, लिखिए then rank of A देखिए then rank of A would be 2। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए if all 18 minors of order 2 were 0, लिखिए then rank of A would be less than 2, that is rank of A is equal to 1, that is rank of A is equal to 1। 1 क्यों? since given matrix is non-zero matrix। क्लियर इतनी बातें? मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक कंसेप्ट रैंक का इन जनरल लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है? मतलब सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और कहीं भी ट्रैप कर लेंगे वो आपको, क्योंकि आप उसे घोटोगे और उनको पता रहता है ये घोट क्या है होगा, ठीक है? और घोटने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपको कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखवाई, सीधा क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ आपको। पहले तो मैट्रिक्स की साइज़ देखो, किस साइज़ की है? इसका मतलब मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। मैक्सिमम रैंक 3 का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स हो सकते हैं। अब रही बात, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को 3x3 में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें एक कॉलम डिलीट करनी होगी, तो हमने एक कॉलम ये डिलीट कर दी, ठीक है? और डिलीट करने के बाद डिटरमिनेंट चेक किया तो वो नॉन ज़ीरो आया। नॉन ज़ीरो होने से ये बात कंफर्म हो गई कि फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो हमारे पास 3 कॉलम के वेक्टर्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इसका मतलब रैंक आपकी 3 कंफर्म हुई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? अब रही बात कि इफ़ एंड बट की कंडीशन, मतलब 3 कब नहीं होगी, 2 कब होगी, 1 कब होगी, 0 कब होगी, सब आपको मालूम होना चाहिए। रैंक आपकी 3 उस केस में नहीं होगी जब चारों माइनर ऑर्डर 3 के 0 हो जाए। चारों माइनर ऑर्डर 3 के क्या हो जाए? तो रैंक 3 नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये पहला कंडीशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है? और वो कैसे ऑर्डर ऑब्टेन करेंगे? तो एक बार हमने करना क्या है, एक बार फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, एक बार सेकंड कॉलम डिलीट करना है, एक बार थर्ड, एक बार फोर्थ, ठीक है? तो उस केस में यदि चारों के चारों 0 हो जाएं तो फिर रैंक 3 नहीं होगी। तो 3 नहीं होगी तो क्या क्या हो सकती है, या तो 2 या 1 या 0। अब आइए टर्न 2 की पहले, तो 2 के लिए पहले आपको मैट्रिक्स को 2x2 में ले जाना होगा, जिसे हम कहते हैं सब मैट्रिक्स, और उसी के डिटरमिनेंट को हम कहते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो पहले तो ये सोचिए कि कितने माइनस ऑर्डर 2 के हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको उसके लिए 2 कॉलम डिलीट करनी होगी और 1 रो डिलीट करना होगा। रो डिलीट करने के ऑब्वियसली 3 ही वेज हैं, या तो फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो। कॉलम डिलीट करने के नंबर ऑफ वेज ज़्यादा है, दैट इज़ 4c2। 4c2 मतलब 6, ठीक है? आपको मालूम है 6 कैसे होगा, वो आप निकालेंगे तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, आप काउंट कर लिए 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 6 × 3 18 माइनस ऑर्डर 2 के हो गए।
18 में से एक भी नॉन ज़ीरो निकला तो रैंक आपकी 2 कंफर्म है। ठीक है। और यदि 18 के 18 ज़ीरो हो जाए तो फिर 2 नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर क्या हो सकती है, या तो 1 या 0। ये होना चाहिए। तो 1 तो कंफर्म है क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। इतने एंगल से आपको सोचना है, ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो मैं मल्टीपल क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन ले लेके समझाऊंगा, एक ही 2 क्वेश्चन में मैंने आपको सारी बातें समझाई है। इसी में समझिए कि क्या क्या चीज़ें वो आपसे पूछेगा। अब जैसे ही आप कहोगे कि रैंक 3 है, ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि वो बताइए वो 3 वेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसे आप इंडिपेंडेंट कह रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो लिखिए रिमार्क नंबर 2 में रैंक हमारी कितनी है इस केस में, ऑब्वियसली 3 लिखा हुआ है। तो लिखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। लिखिए वी हैव रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इन दिस केस। अब मुझे बताइए ये जो 3 आपने रैंक ऑब्टेन की है उसके लिए कौन सा कॉलम का वेक्टर आपने डिलीट किया था, फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब ये जो 3 कॉलम है आपके, रादर से C2, C3 एंड C4, ये क्या है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स है। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए दैट इज इंडिपेंडेंट कॉलम्स, लिखिए दैट इज इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इज 3, या लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इन दिस केस इज 3। लिखा आपने, इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इन दिस केस इज 3। लिखिए दैट इज C2, C2 मीन्स कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तक के बाद वो आपसे पूछेगा क्या ये यूनिक है। यूनिक का मतलब सिर्फ यही 3 इंडिपेंडेंट हैं या कोई और 3 भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो लिखिए रिमार्क नंबर 3, लिखिए इज दिस यूनिक, यूनिक पे क्वेश्चन मार्क करो। अब यदि यूनिकनेस की बात उन्होंने आपसे पूछ दी तो अभी कौन सा कॉलम डिलीट किया था आपने, C1। अब आप C1 को रखो, बाकी 3 में से कोई एक डिलीट कर दो। तो कौन सा डिलीट करोगे, तो लिखो कंसिडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2। लिखिए दैट इज, कौन सा रखोगे, फर्स्ट रखना है ना, 0 क्या था, 8 2 था ना, दूसरा बताओ 611, थर्ड रखे ना 602। साइड में लिख दो बाय डिलीटिंग सेकंड कॉलम। अब एक तो 0 ही हो गई आपकी, ये हो गई -6, 8 2 16 -0 +6, 8 1 8 -2, कितना आ जाएगा, -96 प्लस क्या 36, क्या आया, -60, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 होते ही ये बात कंफर्म हो गई कि ये भी इंडिपेंडेंट। लिखिए देयरफॉर C1, C3 एंड C4, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C3 मीन्स थर्ड कॉलम एंड C4 मीन्स फोर्थ कॉलम आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब मुझे बताइए इज इट यूनिक। भाई पहले यूनिक कौन था, पहले कौन था, C2 C3 C4, अब क्या हुआ C1 C3 C4, ये भी इंडिपेंडेंट हुआ, तो यूनिकनेस हुई नहीं, लेकिन देयरफॉर इट इज नॉट यूनिक। समझ में आ गई बात। मान ली ये 0 हो जाता तो फिर हम लेते फर्स्ट
कौन सा? फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेकंड फोर्थ, ये चेक करते। यदि वो भी ज़ीरो हो जाता फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फिर हम लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि वो भी ज़ीरो हो जाता तो यूनिकनेस होती, तब होती तो यूनिकनेस होती। है। समझ में आ गई बात? मैंने पहले क्या लिया था? C2 C3 C4। ठीक है। अभी क्या लिया? C1 C3 C4। यदि ये ज़ीरो आ जाए तो फिर आप क्या लेंगे? C1 C2 C4। वो भी ज़ीरो आ जाए तो फिर क्या लेंगे? C1 C2 C3। वो भी ज़ीरो आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिक। ठीक है, क्योंकि चार ही पॉसिबिलिटी बनी सकती थी, चार में एक नॉन ज़ीरो हुआ, तीन जीरो हुआ, तो फिर यूनिकनेस होगी, नहीं तो यूनिकनेस नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो यूनिकनेस कब होगी, कब यूनिकनेस नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई, चार हैं उसमें से एक नॉन ज़ीरो निकले, बाकी तीन जीरो निकले, तो यूनिकनेस मेंटेन होगी, नहीं तो यूनिकनेस मेंटेन नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आया है, उसे लिख लीजिए। लिखिए आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ linearly dependent vectors from the following। लिखिए from the following, identify a set of linearly dependent vectors from the following। आगे लिखिए is this set unique। उसमें है 1 1 1। नेक्स्ट 2 3 3। नेक्स्ट 6 5 8। और लिखिए नेक्स्ट 3 4 4। अब यानी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कंसिडर आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, मतलब कौन कौन डिपेंडेंट है, ये यानी कि डिपेंडेंट नहीं निकालना। मुझे बताइए वेक्टर्स किसके हैं? ये कितना 4 into 3 पहले तो ये बताइए वेक्टर्स किसके हैं, R2 के R3 के? R3 कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास? 4 4। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? R3 के 4 वेक्टर्स आपको मिले हैं, डिपेंडेंट तो पहले से ही कंफर्म है। अब रही बात इसमें से कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये आपको पता करना। तो पता करने के लिए ध्यान रखिएगा कि अधिकतर लोग सोचते हैं क्वेश्चन वेक्टर का है, और सॉल्व किससे करेंगे? मैट्रिसेस से। तो पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन मैट्रिसेस से सॉल्व करना आपको, क्योंकि मैट्रिसेस में जो रैंक है वो आपको बताती है कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आपको सारे वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स में लिखनी होगी। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में लिखने आता है ना? ये पहला आ जाएगा 1 1 1, नेक्स्ट आ जाएगा 2 3 3। लिख लेंगे किस साइज़ की मैट्रिक्स बनेगी? ये 4 into 3 4 इंटू 3 नहीं, 3 क्रॉस 4, 3 रो 4 कॉलम। मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 3। अब मैक्सिमम रैंक 3 होगी या नहीं होगी, उसके लिए माइनर ऑफ ऑर्डर 3 निकालेंगे। इसका मतलब एक कॉलम आपको डिलीट करना होगा, डिलीट करने के बाद रिमेंड निकालनी होगी। यदि 4 माइनर ऑर्डर 3 के बनेंगे, एक भी नॉन ज़ीरो निकला, तो रैंक 3 कंफर्म है। ठीक है, और यदि चारों के चारों ज़ीरो हुए तो फिर आपको ऑर्डर 2 पे जाना। वो ऐसे होगा नहीं जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ वो ये पूछ रहा है कि इन 4 में से कौन इंडिपेंडेंट है। तो आपको भी मालूम है कि 4 माइनर ऑर्डर 3 के होंगे। ठीक है, इसमें से जो जो नॉन ज़ीरो निकलेगा वो सब के सब क्या होंगे? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो एक बार आप फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लीजिएगा, एक बार सेकंड, मेरे हिसाब से इसी में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? थर्ड फोर्थ आपको डिलीट करने की इन जनरल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि पड़ गई तो वो डिलीट करना पड़ेगा आपको। और ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट निकालते समय थोड़ा अलर्ट रहना, नहीं तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। मान लीजिए 0 आ गया कहीं, तो देखिए कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए डिटरमाइन द रैंक
of the following matrices for all the values of x. लिखिए फर्स्ट वन a is equal to 5 minus x 2 1 2 1 minus x 0 1 0 1 minus x. क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स. पहले मेरी बात सुनिए जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है. पहले बताइए किस साइज का मैट्रिक्स है ये? 3x3. मतलब आपको ये बताना है 3x3 मतलब मैक्सिमम रैंक कितनी होगी? 3. अब रही बात 3 किस केस में होगी ये आपको बताना होगा, मतलब x के किन वैल्यूज़ के लिए रैंक 3 होगी. नेक्स्ट आपको ये बताना होगा x के किन वैल्यूज़ के लिए रैंक 2 होगी. नेक्स्ट x के किन वैल्यूज़ के लिए रैंक 1 होगी और x के किन वैल्यूज़ के लिए रैंक 0 होगी. तो 0 तो होगी नहीं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है. तो आपको एक तो 3 का जवाब देना है, एक 2 का जवाब देना है, एक 1 का जवाब देना है. ठीक है, 0 का जवाब नहीं देना, क्योंकि 0 का जवाब इसलिए नहीं देना है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स. क्वेश्चन समझ में आ गया? एक साथ सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आ गए आपके. ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले मैक्सिमम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3. अब रही बात रैंक ऑफ ए 3 तब होगी जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. क्लियर? लिखिए नेक्स्ट लाइन में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 when डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. when डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. अब निकालिए डिटरमिनेंट ऑफ ए. किससे एक्सपेंड करोगे? रादर थर्ड रो से एक्सपेंड करो. यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, हमारे लिए इजी होगा. क्या आ जाएगा? यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो 2 into 0 लिखो. लिखो दिस इम्प्लाइज थर्ड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं. लिखिए 1 into क्या आएगा? 2 into 0 माइनस क्या? 1 माइनस एक्स. 0 वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको. प्लस 1 माइनस एक्स क्या आएगा? 5 माइनस एक्स इंटू बताओ 1 माइनस एक्स माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0. ध्यान रखना इन तीनों को मल्टीप्लाई मत करना, क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. बेटर है कि इसमें कुछ कॉमन हो तो निकाल लो. तो मेरे हिसाब से 1 माइनस एक्स कॉमन है आपका, निकालो इसे बाहर. क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स कॉमन लोगे तो -1 प्लस बताओ ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगी आपकी. मल्टीप्लाई करो इन दोनों को. 5 और क्या? -6x प्लस बताओ x स्क्वायर -4 नॉट इक्वल टू 0. यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? -1. मुझे बताइए -1 प्लस 5 माइनस 4 कितना देगा? 0. तो मेरे हिसाब से उतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं आपको. -1 -4 हो गई -5, -1 -4 -5, ये 5 कैंसिल आउट तो हो गई एक्स स्क्वायर -6x. लिख दो x स्क्वायर -6x.
नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 माइनस एक्स, एक्स कॉमन, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या क्या नहीं होगी, 1 0 6, ये 3 नहीं होगी, तो रैंक आपकी 3 होगी। लिखिए देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 व्हेन, लिखिए व्हेन x इज इक्वल टू, सॉरी व्हेन x इज नॉट इक्वल टू, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 और 0, नॉट इक्वल टू 1 कॉमा 0 और 0 नहीं, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 कॉमा 0 कॉमा 6। ठीक है, रिपीट कर दूं मैं आपके लिए, मैं लिख देता हूं आपके लिए। रैंक ऑफ ए 3 तभी होगी जब आपकी x 1 नहीं होगी, और क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, तो आपकी रैंक आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की कहानी कंप्लीट। अब किसकी स्टार्ट होगी, 2 की। लिखिए केस 2, लिखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक 2 कब होता है, पहले तो रैंक 3 नहीं होना चाहिए, 2 तो जब आप बोल रहे हो तो 3 नहीं होना चाहिए, पहले ये लिखना होगा। तो 3 तब नहीं होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, तो लिखिए व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होने से रैंक 3 नहीं होगी, लेकिन यानी कि 3 नहीं होने का मतलब 2 नहीं हो जाएगी, इसके अलावा भी एक कंडीशन होना चाहिए, एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन ज़ीरो। लिखिए एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन ज़ीरो। समझ में आ गई ये बात आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोगों को कंडीशन लिखने नहीं आता। रैंक ऑफ ए 2 कब होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होने से रैंक 3 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उससे 2 कंफर्म नहीं होती, 2 कंफर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन ज़ीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, तब जाके आपकी रैंक 2 होगी। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, इधर देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, व्हेन, फिर से रिपीट करना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 कब होगा, जब x की वैल्यू, इधर देखो, जब x की वैल्यू या तो 0 या 1 हो, 6 हो। तो लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 और 1 और 6। इससे क्या कंफर्म हुई, इससे ये कंफर्म हुई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा। लिखिए एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन ज़ीरो, एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन ज़ीरो। कैसे लिखना है ये क्लियर ध्यान रखिएगा भाई, इससे ये कंफर्म हुई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, इसके अलावा माइनर ऑफ ऑर्डर 2 भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, कंसिडर, हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ तक क्लियर। अब आपको फिर से लिखना होगा एक लाइन और, लिखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0 1 और 6, एंड के बाद वो माइनर आप ढूंढो, इधर सुनो मेरी बात, जो नॉन ज़ीरो है। मुझे बताओ कौन सा माइनर आप लोगे जो नॉन ज़ीरो। कोशिश करना कि x से वो इंडिपेंडेंट हो, मिल जाए तो अच्छी बात, कई बार x डिपेंडेंट भी होगा। तो x डिपेंडेंट यदि इन केस यदि वो हो रहा है तो उसमें वो 3 वैल्यू मैं डालूंगा, कौन कौन सा, मतलब 0 1 6 डालूंगा। यदि वो 0 दे दे तो उस माइनर को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात, मुझे एक माइनर ऑर्डर 2 का ढूंढना है, मैं ट्राई करूँगा कि वो x से इंडिपेंडेंट हो। यदि मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर हमें x डिपेंडेंट वाला ही माइनर ढूंढना होगा। लेकिन आप पहले साइड में उसे कैलकुलेट करके देख लेना,
कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसका, उसमें मैं 3 वैल्यू रखूँगा। कौन कौन सा? एक 0, दूसरा 1, तीसरा 6। यदि इन तीनों में से किसी एक पे भी 0 आ जाए तो वो माइनर आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात? अब लो, कौन कौन सा लेना चाहोगे, कैसे लेना चाहोगे? -5x और 1 और 2 और 0 5 माइनस एक्स और क्या? 1 1। ठीक है, 2 और 0, ये आपकी एक्स से इंडिपेंडेंट होगी। लिखिए एंड क्या बताया आपने? 5 माइनस एक्स 1 2 0, क्या आ जाएगा? -2 नॉट इक्वल टू 0। अब लिखो कंक्लूजन, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 और 6। हो गई बात खत्म। एक बार पढ़ लो आप, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, अब आओ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। लिखो नेक्स्ट लाइन, केस 3 में जा रहा है। मुझे देखिए रैंक ऑफ ए 1 कब होता है? जब आपके पास 9 माइनर्स हैं ऑर्डर 2 के, वो सब के सब 0 हो जाए, तो आपके पास तो क्लियर कट एक ऐसा माइनर है जो नॉन ज़ीरो है। इसका रैंक ऑफ ए 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन ज़ीरो। लिख ली रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल सिंस वी हैव माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन ज़ीरो। Since we have a minor of order 2 non-zero. ठीक है, समझ में आ गई बात? जीरो होने के तो कोई चांसेस नहीं। इस पैटर्न का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे लिख लीजिए और ट्राई कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि जितना आप इसमें थोड़ा सिरदर्दी करोगे उतना बेटर है। एक है x प्लस 3, नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 6, नेक्स्ट -1, x माइनस 3, -6, 1 1 x प्लस 4। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन है कि x के किन वैल्यूज़ के लिए रैंक 3 होगी, x के किन वैल्यूज़ के लिए रैंक 2 होगी, x के किन वैल्यूज़ के लिए रैंक 1 होगी, और 0 होने की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। वो आपको सबका रीज़न बताना होगा। ठीक है, करने का तरीका वही होगा। बस इसमें ध्यान रखना कि जब आप ड्रिमेंट ओपन करो तो कुछ कॉमन लेके ओपन करना, नहीं तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्यूबिक इक्वेशन अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि फिर उसको फैक्टराइज करने में दिक्कत होती है लोगों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आ जाओ, वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, एक और लिख लो, सीधा रैंक निकालना है। लिख लिए फाइंड रैंक। सॉरी, वो तो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, 1 1 1 वाला दिया था ना। अभी आपको 2 क्वेश्चन दिया मैंने आपको होमवर्क, तो मेरे हिसाब से वो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही ट्राई करना इसको। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक पहले दिया था। अब रही बात, जितनी बातें मैंने आपको समझाई उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिख ली, अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाया कि रैंक कैसे देखी जाती है।
लिख ली, ये आपके नॉलेज के लिए होगा क्योंकि आपके बुक में यही लैंग्वेज लिखा हुआ है। लिखो रैंक ऑफ ए, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, कम लिखवाऊंगा, इज इक्वल टू आर। एक मिनट, ये सिंबल लिख दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रैंक ऑफ ए ऐसे भी तो लिखा जाता है ना, इज इक्वल टू आर। मुझे तो रैंक ऑफ ए आर कब होता है, जब आपके पास जितने भी माइनर्स हैं, किसके, ऑर्डर आर के, उसमें से कम एक, कम से कम एक क्या हो, नॉन ज़ीरो। बाय रैंक ऑफ ए टू कब होता है, रैंक ऑफ ए टू तब होगा जब एक माइनर ऑर्डर टू का नॉन ज़ीरो, और उससे पहले जितने भी माइनर्स हैं ऑर्डर थ्री के, सबके सब क्या हो, ज़ीरो। बस यही लैंग्वेज लिखवाऊंगा मैं आपको। मुझे बताइए रैंक ऑफ ए टू कब होता है, जब माइनर ऑफ ऑर्डर टू क्या हो, नॉन ज़ीरो, कम से कम एक माइनर ऑफ ऑर्डर टू नॉन ज़ीरो, और उससे जो हायर ऑर्डर के माइनर हैं रादर से ऑर्डर थ्री के, वो सब के सब क्या हो, लिख दो, यही बात लिखनी है। लिखो फर्स्ट वन, एटलीस्ट वन माइनर, हाँ, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। लिखो एफ, फर्स्ट पार्ट लिखना, एफ, यहाँ लिखा ना एफ आपने, लिखे एफ एटलीस्ट वन माइनर, एफ के बाद फर्स्ट पार्ट, कोई बात नहीं वहीं लिख दो फर्स्ट पार्ट, क्या दिक्कत है, एफ के बाद फर्स्ट पार्ट, एफ क्या लिखा आपने, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सीधी सी बात, एफ फर्स्ट पॉइंट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन ज़ीरो। एफ फर्स्ट पार्ट क्या, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन ज़ीरो। एटलीस्ट वन अंडरलाइन करो, समझ में आ गई बात, क्लियर। बाय रैंक ऑफ ए टू कब होगा, जब कम से कम एक माइनर ऑर्डर टू का नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट वन को अंडरलाइन करो। लिखो सेकंड पार्ट, लिखो एवरी माइनर, एवरी वर्ड को अंडरलाइन करो, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सीधी बात मैंने आपसे कह दी, ठीक है। माइनर ऑफ ऑर्डर टू नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और माइनर ऑफ ऑर्डर थ्री जितने भी हैं सब के सब ज़ीरो होने चाहिए। कुछ बात समझ में आई, कुछ भी मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन पूछूंगा तो आपसे नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रीज़न आप उतना दिमाग ही नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये तो सीधी सीधी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम, क्लियर। सब बातें मैं आपको समझा दूँ, स्टिल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप अटक सकते हो, क्योंकि उसमें इतने सारे ये हैं, वो एंगल लोग सोच ही नहीं पाते। वो तो तब आप सोच पाओगे जब उसको घुमाओगे बढ़िया से, ढंग से, कि भाई कहाँ ये ट्रैप कर रहा है मुझे, ठीक है। अधिकतर लोग इसलिए नहीं पकड़ पाते। अब रैंक ऑफ ए टू होगा, तो पहले तो ये देखो रैंक ऑफ टू कहने से पहले क्या क्या सोच रहे हो आप। टू का मतलब ऑर्डर ऑफ माइनर टू, कम से कम एक, नॉन ज़ीरो, कम से कम एक, एटलीस्ट वन, इसलिए अंडरलाइन करवाया। और इससे बड़ा जो माइनर होगा आर प्लस वन, आर प्लस टू नहीं, आर प्लस वन, इसका मतलब इससे बड़े वाले जो हैं रादर से ऑर्डर थ्री के, उसमें सारे के सारे ज़ीरो, एवरी वर्ड है वहाँ, ठीक है। ये दोनों वर्ड पे ध्यान देना आपको। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगेन ट्रैपिंग होगी, ऑल्दो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं। लिखिए ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में लिखो 103, लिखो 2x0, 5 -1 4,
लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, all the columns of A, all the columns of matrix A are independent. All the columns of matrix A are independent. Second part, two columns, दो column, two columns of A are independent. Two columns of A are independent. आप बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? भाई आपसे पूछा है x की किन वैल्यूज़ के लिए तीनों के तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे और x के किन वैल्यूज़ के लिए दो कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे, बताइए क्या करना है? x की वैल्यू निकालेंगे। क्या कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है ना। मुझे बताइए इसमें कितने कॉलम्स हैं, इधर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कितने कॉलम्स हैं, 3। और मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? 3। और 3 तभी होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब रही बात 3 के 3 उस केस में इंडिपेंडेंट होंगे, तीनों कॉलम, 3 ही कॉलम है, तीनों के तीनों उस केस में इंडिपेंडेंट होंगे। अब कह रहा है 3 नहीं चाहिए, उनको 2 ही कॉलम इंडिपेंडेंट चाहिए। तो 2 यदि इंडिपेंडेंट चाहिए तो 3 क्या होगा? ऑब्वियसली डिपेंडेंट होगा। भाई यदि मैं इसमें से 2 को इंडिपेंडेंट कहूँ तो तीसरा ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। और तीसरा यदि डिपेंड कर रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगी उस केस में? डिटरमिनेंट ऑफ ए होगी उस केस में 0। तो एक केस में आपको आंसर देना है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और एक केस में आंसर देना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। यदि तीनों के तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट कह रहा है तो ऑब्वियसली 3 ही कॉलम है, तीनों इंडिपेंडेंट है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। 2 ही कॉलम इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब तीसरा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान ली घर में 3 मेंबर है, मैं कहूँगा 2 वर्किंग है, तो इसका मतलब घर क्या है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है, क्योंकि तीसरा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो एक केस में आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 करना है और एक केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैं कितना, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं कुछ भी आपको दे दूं स्टिल आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप उतना सीधा सीधी सोचते हो। सीधा सोचने वाले का आंसर सीधा ही होता है, बीच में कुछ होगा नहीं। एक और क्वेश्चन लिखिए, लेट कैपिटल ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। क्या लिखा आपने? लेट कैपिटल ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मैंने आपके लिए लिख दिया। लिखिए वेयर एम इज लेस देन एन। देखिए व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। लिखिए इफ फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट जो भी कहे, रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मुझे बताइए कितनी रैंक हो सकती है? मैट्रिक्स किस साइज की है? और जहाँ एम एन से लेसर है, ठीक है, और रोज क्या कह रहा हो? इंडिपेंडेंट, तो रैंक कितनी होगी? पहले मुझे बताइए, इसको थोड़ी देर के लिए आप 2 ले लो, अपने दिमाग में बैठाओ, और इसे 3 ले लेते हैं। ऑब्वियसली 2 लेस देन 3 होगी। पहले मुझे बताइए इसकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? इधर देखो 2। इस रैंक के बारे में सोचो कि ये 2 क्यों है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि मैक्सिमम रैंक 2 हो सकती है। इसका मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा 2 रो इंडिपेंडेंट हो सकती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉलम इंडिपेंडेंट हो सकती है। मेरी बात सुनिए जरा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई बात। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रो इंडिपेंडेंट हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉलम इंडिपेंडेंट हो सकती है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? वो क्लियरली कह रहा है कि उसके पास 2 रो है और दोनों इंडिपेंडेंट, तो रैंक कितनी हुई? ऑब्वियसली 2 हुई। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 होगा। 2 लिखते समय एम लिख दो, लिखो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम, लिख दो नीचे आंसर। ऑफ ए इज इक्वल टू एम। एम कन्फर्म, रैंक 2 होगी बाई 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है। और उन्होंने क्लियरली कह दिया है मैक्सिमम रैंक 2 होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 रो इंडिपेंडेंट होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉलम इंडिपेंडेंट होगी। उसने क्लियरली कहा है कि हमारे पास जो भी रोज़ हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास रोज़ हैं कितने? 2 ही, और दोनों के दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, वही तो रैंक होती है। तो इसका रैंक ऑफ ए 2 होगी। 2 लिखते समय एम लिख देना। लिखो सेकेंड पार्ट, लिखो इफ रोज ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट, ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब भाई मेरी बात सुनो जरा, रो कह रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, रो हैं कितने? इधर देखो 2, और ये डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब रैंक 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो क्या है? 2 से लेसर है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो गई? 2 से लेसर। 2 से लेसर मतलब m से लेसर। लिखो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज लेस देन m। ऑफ ए इज लेस देन m। बाई 2 लिखते समय m लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो थर्ड पार्ट, कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली क्या लिखा आपने? अब यहाँ देखो, यहाँ अगेन ट्रैपिंग है क्वेश्चन में। मुझे बताइए कितने साइज की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3, यही ना? तो मुझे बताइए रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 2। इसका मतलब 2 ही कॉलम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो 3 कॉलम क्या होंगे? ऑब्वियसली डिपेंडेंट होंगे। 3 कॉलम क्या होंगे? ऑब्वियसली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, तो 3 क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। वो कह रहा है कॉलम डिपेंडेंट है, तो ये कोई नई बात तो कह नहीं रहा है। यदि हम समझ रहे हैं कि भाई 3 हो ही नहीं सकता इंडिपेंडेंट, 2 ही होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो इसका रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? ऑब्वियसली 2 हो सकती है। लेकिन देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखते समय एम लिख दो। 2 लिखना चाहिए था हमें, लेस देन इक्वल टू एम लिखना है, ठीक है। अब जो बातें मैंने आपको कही उस पर 5 बार 6 बार सोचो कि भाई ये स्टेटमेंट इन्होंने कैसे कह दी, ठीक है। मैंने आपको सबका आंसर बताया, सबका रीज़न भी बताया, लेकिन एक भी बात अंदर नहीं जाएगी आपको जब तक आप उस पर सिरदर्दी नहीं करोगे, ठीक है। सिरदर्दी वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो एडजस्ट करेगा। तो बात तो मैंने आपको समझा दी, ड्रिवन मेथड आपकी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपकी कौन सी होगी? ट्रायंगुलर फॉर्म या एक्लन फॉर्म। क्लियर? आज के लिए यहीं तक।